हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल बैक टू द दृष्टि बैंकिंग चैनल। और आज हम एक और नया टॉपिक समझने वाले हैं। वो टॉपिक जो सुना बहुत होगा और नाम से भी थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन एग्जैक्टली काम कैसे करता है वो क्लैरिटी नहीं होती। तो आज इस वीडियो में उस चीज की क्लैरिटी लेके आएंगे। टॉपिक है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिसे हम शॉर्ट में पीएसएल के नाम से जानते हैं। बहुत ही फेमस टर्म है पीएसएल। मीनिंग क्या है इसका? नाम से थोड़ा सा समझ में आया क्या कि लेंडिंग करनी है, मतलब क्रेडिट देना है, लोन देना है। किनको? वो प्रायोरिटी सेक्टर्स को। हमारे देश में बैंक्स का काम है लोन देना, उस पर इंटरेस्ट अर्न करना, हमारी ग्रोथ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करना। अनडाउटेडली ये काम है। लेकिन क्या ये काम जो हम ये पढ़ रहे हैं, जो भी हम बैंकिंग का समझते हैं, क्या अगर बैंक ऐसा चाहे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ लोन बिग कंपनीज को देना है, बड़े बिजनेसमैन को देना है, तो बाकी के लोग कहां जाएंगे? क्यों? क्योंकि अगर बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े यहां पर प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, तो उनको लोन देंगे तो रिस्क थोड़ा कम रहेगा और पैसा वापस भी आएगा इंटरेस्ट के साथ टाइम से। लेकिन अगर आप इन्हीं को सिर्फ लोन दोगे तो हमारे एमएसएमई सेक्टर, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा देश बहुत बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो उसका क्या होगा? इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है जिसका नाम है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। जिसका सीधा मीनिंग होता है कि हमें कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी देनी होगी, हमें कुछ सेक्टर्स को ऐसा मान के चलना होगा कि इनको आपको लोन देना ही देना है, राइट? तो ये एक आरबीआई की मैंडेटरी है, इट इज अ पॉलिसी ऑफ आरबीआई। आप यूं याद रख सकते हो कि ये एक आरबीआई का मैंडेट है, ये रिक्वायरमेंट है कि जो भी स्केड्यूल्ड नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स है उन सभी को कुछ की एरियाज में अपनी जितना भी उनका लोन देने की कैपेसिटी है, वो लोन देने की कैपेसिटी में कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी देनी होगी। वो कौन से कुछ सेक्टर है वो भी समझेंगे, राइट? सो यहां पर आपको क्रेडिट देना होगा कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को। अब ये सेक्टर्स कौन से हैं? ये सेक्टर हैं हमारे प्रायोरिटी वाले। अब आप समझते होंगे भाई, देश को अगर आपने सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ग्रो करनी है, या आप यूं कह लो कि इन सब चीजों से इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास जो है वो प्रमोट होता है, जिसमें एक को नहीं सभी को बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ही अल्टीमेटली यही है कि हम एक को क्यों, सभी को बेनिफिट देंगे। तो इसे हम कहते हैं पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, या अंडर लेंडिंग नहीं, लेंडिंग ही बोलते हैं। तो यहां पर ये चीज किसने स्टार्ट करी है? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वही आरबीआई, उसने इस चीज को दिया है कि भाई कुछ सेक्टर को प्रायोरिटी देनी है ओवर अदर सेक्टर्स, राइट? तो जितने भी हमारे स्केड्यूल्ड बैंक्स, अच्छा जिसको नहीं पता स्केड्यूल्ड बैंक का मीनिंग, वो मेरी वीडियो देखिए जाकर के, स्केड्यूल्ड वर्सेस नॉन स्केड्यूल्ड बैंक की। उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या होते हैं स्केड्यूल्ड बैंक। तो जितने भी हमारे स्केड्यूल्ड बैंक है जो कॉमर्शियली हैं, और कुछ फॉरेन बैंक का भी एक क्राइटेरिया है कि सारे फॉरेन बैंक्स नहीं दे सकते। वो फॉरेन बैंक जिनकी अच्छी खासी प्रेजेंस है इंडिया में, हर फॉरेन बैंक इसके अंदर नहीं आता। ये जो इसका पूरा ये सब जो चीजें हैं ये बहुत पुरानी चलती आ रही हैं। इसका पूरा क्राइटेरिया और कैसे क्या होगा ये हमारे देश में बहुत टाइम से 1966 से शुरू किया गया है, ताकि हमें जरूरत पड़ी थी कि हमें एग्रीकल्चर में भी लोन देना है, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ा सेक्टर प्राइमरी सेक्टर पे आज भी डिपेंडेंट है। अगर हम उसमें अपनी इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना ही होगा, ठीक है? तो कौन कौन से इसमें एलिजिबल हैं उसको भी अभी मैं समझाऊंगी, पर पहले हम समझते हैं यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में कि पीएसएल का कॉन्सेप्ट कब से स्टार्ट हुआ। 66 से स्टार्ट हो चुका था। हालांकि इससे जुड़े हुए बहुत सी कमिटीज हैं, पर वो डिटेल में हमें जानने की इतनी जरूरत नहीं है। हमारे बेसिक एग्जाम के पर्पस के लिए हमें ये एक फिगर पता होनी चाहिए। नॉट एग्जैक्टली 1966 याद करके जाओ, 1960s याद कर लो, लेट 1960s याद कर लो, इनफ रहेगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर में हमें जो है प्रोवाइड करना है, स्मॉल इंडस्ट्रीज को ग्रो करना है, हमें एजुकेशन, हाउसिंग। क्योंकि आप पता है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अब 1966 में क्यों, क्योंकि हमारा देश इससे कुछ टाइम पहले ही पार्टीशन से उभर के आया है। हमने पार्टीशन झेला, हमने इतनी गरीबी झेली, गुलामी झेली, कॉलोनियल रूल झेला,
इन सब चीजों की वजह से देश में जो डेवलपमेंट का लेवल है उसको बढ़ाना था। इससे जस्ट पहले आपको पता है कि 1962 में चाइना के साथ वॉर हुआ, फिर हमारा 65 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, तो देश का कितनी सारी फंडिंग तो वहां भी चली गई, है ना। अब उसके बाद फंडिंग बहुत सारी चली गई, बहुत सी चीजें इस तरीके से हुई। अब देश को उभरना है, देश को पावर प्लांट्स लगाने हैं, देश को यहां पर अपने जो हमारी चीजें उसको एक्सपोर्ट करना, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। उसके लिए हमें कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी देनी होती है। जैसे आप भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो बार बार हर एक फैकल्टी बताता है ना कि भाई ये कुछ सेक्टर है जिसको प्रायोरिटी देनी, जिसको पढ़ के जाना है। हम ऐसे बताते हैं ना, आपको हर सब्जेक्ट के टीचर अपना अपना बताता है इस चीज के बारे में कि भाई ये टॉपिक है इसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, ये टॉपिक है इसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उससे चीजें आपको बेनिफिट होगी। तो देश के लिए भी क्या बेनिफिट होगा ये किसने डिसाइड करवाया? आरबीआई ने बताया कि भाई ये सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज्यादा बेहतर जो है वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प मिलेगी। तो कौन से वो सेक्टर्स हैं, पहले मैं वो भी लिखवा देती हूँ आपको। ये सेक्टर्स जो है हमारे पास सबसे पहला, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि पहला सेक्टर सबसे बड़ा कौन सा होना चाहिए, वो है एग्रीकल्चर। भाई कृषि में जब तक आप निवेश नहीं करोगे, इन्वेस्ट नहीं करोगे, अपने देश के जो है चीजों को आप जो है बढ़ाओगे कैसे, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। उसके बाद हमारे आते हैं जो भी हमारे स्मॉल बिजनेस है, जितना भी स्मॉल बिजनेस है, छोटे उद्योग है हमारे, सभी इसमें काउंट होते हैं। छोटे सारे उद्योगों को काउंट किया जाता है। उसके बाद हमें एजुकेशन पर भी सेम ही चीज चाहिए होती है, शिक्षा पर, शिक्षा। और इसके अलावा हमारा जो भी हाउसिंग है, राइट। क्योंकि उस टाइम पीरियड में भी और आज भी, मैं तो ऐसा मानती हूँ कि आज भी हर एक इंसान के पास पक्का मकान हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उस टाइम के हिसाब से सोचो तब तो बिल्कुल ही देश में चीजें अलग थी, ठीक है। तो हमें जो है हाउसिंग में, हमें अपना सोसाइटी में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हमें जो है सामाजिक अवसंरचना बनानी है। तो ये सब कैसे बनेगी? ये सब बनेगी, ये सब चीजें जो है वो कैसे डेवलप होंगी? जब आप कुछ सेक्टर्स पे लोन या फिर उसको प्रायोरिटी दोगे और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर इसमें आपको हेल्प जो है वो मिलेगी। अच्छा, आज के टाइम पे भी चीजें काफी बढ़ गई हैं इस चीज में। अब तो इसके अंदर काफी ज्यादा इसकी गाइडलाइंस ना 2025 में रिवाइज की गई थी। तो मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ वो 2025 के रिवाइज्ड गाइडलाइंस के बाद वाला कॉन्सेप्ट है। तो हमारे जितने भी वीकर सेक्शंस हैं, ठीक है, जो हमारा समाज का ऐसा वर्ग है जो कमजोर वर्ग है, उनको भी यहाँ पर बेनिफिट पहुंचाने के लिए आज के टाइम पे पीएसएल इन सब चीजों पे ज्यादा प्रायोरिटी देता है, ठीक है। तो ये वाला आप नोट कर सकते हो कि भाई इसके अंदर एलिजिबिलिटी किसकी है, एलिजिबिलिटी किसकी है, योग्यता में क्या क्या आते हैं, योग्य कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर एक और है रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा के जितने भी संसाधन हैं, तो इन सभी के लिए हमारे पास क्या रहेगा, पीएसएल। तो पहला क्वेश्चन यहां से ही बनता है, एलिजिबिलिटी पे क्वेश्चन आते हैं ताकि हम कुछ सेक्टर्स को बेनिफिट ज्यादा पहुंचा सके। और पीएसएल की प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो आरबीआई ने बाद में आगे चल के हमें दी थी। कब दी थी? ये भी एक सीधा, अगर जैसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछने का मन कर जाता है तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है, वो है नेशनल क्रेडिट काउंसिल इन 1972। लिख लीजिए इसको कि भाई आरबीआई ने भी इसकी डेफिनेशन दी है। हालांकि शुरुआत पहले से हो गई थी बट डेफिनेशन जो है वो लेटर ऑन दी गई है। डिपेंड करता है ना भाई कब जरूरत पड़ती है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे ये चीज किया जाता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जो है आपको लिस्ट बनवाई है, ये मैंने यहाँ पर भी लिखी हुई है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे है वो लिस्ट, हाँ मैंने यहाँ पे भी लिस्ट है, ठीक है। अब आपको मैंने लिस्ट में वो वाली लिस्ट बनवाई थी, इसमें और डिटेलिंग में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पर मैं ऐसा कहूंगी कि बहुत जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली आप एक एक चीज याद करके जाओ, पर यस अगर आप लगता है आपको तो आप इस टॉपिक पे ये वाला चीज भी पढ़ सकते हो। इसलिए मैं अलग अलग तरीके से बता रही हूँ, जो पहले लिखवाया था वो सबको याद करके जाना है, पर ये एक बार आप सुन लीजिए, जरूरी नहीं है कि पूरा फैक्ट्स आप डेटा याद करके जाओ। जैसे कि इसमें बात करूं मैं क्या क्या आता है, इसमें एग्रीकल्चर की सारी चीजें आती हैं कि आप फार्म जो है हमारे कृषि के लिए आप पैसे यहाँ पे
प्रोवाइड करवाओगे, एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, या फिर एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एंकिलरी का मतलब जो उससे जुड़ी हुई सब्सिडरी एक्टिविटीज हैं, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन जैसी चीजें हो गई, ठीक है। तो उसके लिए एमएसएमईज के लिए यहाँ पे लोन देना है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, सभी के लिए। एक्सपोर्ट करना है, हमें कुछ भी एक्सपोर्ट करना है उसके लिए, अगर आपको एजुकेशन लोन लेना है, आपको अगर परचेजिंग के लिए चाहिए, आपको स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, सोलर प्लांट्स सभी जानते हैं कितना ज्यादा न्यूज में रहते हैं, बायोमास, विंड एनर्जी प्लांट्स, वीकर सेक्शन, ठीक है। आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। आई वोंट सजेस्ट कि पूरा डिटेल में पढ़ो, जो मैंने पहले लिखवाया था उतना मोर देन इनफ है यहाँ पर, कि सीधी सी बात है यहाँ पर इसमें आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात आती है कि ठीक है हम पैसा यहाँ पे बिल्कुल देंगे, ठीक है, हम टारगेट रख रखा है, हमने एरियाज को आइडेंटिफाई भी कर लिया, लेकिन अब हमने जो एरियाज को आइडेंटिफाई कर लिया है उसमें कितना देंगे बेनिफिट, वो भी तो कुछ होगा ना, परसेंटेज, या फिर कितना, मतलब कितना अमाउंट देना है, ऐसा कि कुछ भी दे सकते हैं या क्या करना है। तो उसके लिए भी हमारे पास टारगेट की परसेंटेज है, और ये टारगेट परसेंटेज याद करनी है, सभी को याद करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टारगेट परसेंटेज है कि जो भी डोमेस्टिक बैंक्स हैं या जितने भी हमारे देश में फॉरेन बैंक्स हैं, ठीक है, ठीक है, जिनकी भी अच्छी खासी ब्रांचेस हैं, डोमेस्टिक बैंक है हमारे पास, जितने भी यहाँ पर जो भी, मतलब यहाँ पे मैं सीधी बात करूँ, डोमेस्टिक बैंक से मेरा मतलब है इधर बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मैं बात कर रही हूँ स्केड्यूल्ड बैंक्स की, ठीक है, जो मैंने आपको पहली वीडियोस में भी समझाया हुआ है। तो हमारे देश के जितने भी स्केड्यूल्ड बैंक है, बेसिकली आप पूछेंगे मैम कि स्केड्यूल्ड बैंक में आपने उस टाइम बताया था कॉमर्शियल होते हैं और कोऑपरेटिव होते हैं, तो क्या कोऑपरेटिव दे दे? नहीं, ठीक है, यहाँ पे स्केड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर SCB लिखूं तो समझ जाओगे ना, SCB के लिए हमारे पास टारगेट है, SCB का मतलब स्केड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, क्योंकि स्केड्यूल्ड बैंक भी दो टाइप के थे, मैं फिर क्लियर कर दूं। तो जितने भी यहाँ पर उनके लिए है, उनको यहाँ पर 40% आपका जो भी उनका देने की कैपेसिटी है, लोन देने की कैपेसिटी है, क्रेडिट कैपेसिटी है, उसका 40% इन सभी सेक्टर्स को देना होगा, मिला जुला के। मैं एक की बात नहीं करी कि एक को टारगेट करना है, मिला जुला के, ठीक है। तो बेसिकली 40% टारगेट यस पूछा जा सकता है, ये रिवाइज्ड गाइडलाइंस 2025 के हिसाब से है। सो मेरा ऐसा सभी के लिए इंसिस्ट है ये वाला सभी को कि याद करके जाना होगा, टारगेट याद करना है, यस याद करना है, सभी को याद करना है, यस सभी के लिए है ये चीज कि हमारा 40% जो है यहाँ पर वो इस चीज के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब ANBC क्या है? ये है फुल फॉर्म एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, ये उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। वहीं अगर हमारे पास कुछ जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक बने हैं, अब देखो यार स्मॉल फाइनेंस बैंक का तो काम ही यही होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को तो हमारे देश में RBI ने बनाया ही इसलिए तो ताकि वो लोन्स प्रोवाइड कर सके हमारे एग्रीकल्चर और बाकी सेक्टर्स को। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इनका टारगेट ज्यादा है, ठीक है, इनका टारगेट जो है वो 75% अब रिवाइज कर दिया गया है, तो इसको आप लिख लेंगे भाई 75%, ठीक है, आप सीधा याद रखेंगे 75, यहाँ 40 याद रखेंगे, ये 75% कर दिया गया किसका? ऑफ ANBC, ठीक है। और ऐसे फॉरेन बैंक जिनकी 20 से कम ब्रांचेस है भारत में, अगर उनकी ब्रांचेस 20 से ज्यादा है तो उनका भी क्राइटेरिया कितना है? 40% है। लेकिन अगर उन बैंक्स की ब्रांचेस 20 से कम है इंडिया में, तो उनके लिए जो है यहाँ पे क्या रखा गया है? उनके लिए यहाँ पर जो है वो एक्सपोर्ट क्रेडिट को इन सबको निकाल करके उनके लिए भी 40% रखा गया है, ठीक है। तो उसके लिए भी अलग क्राइटेरिया है। तो आपको बेसिकली ये वाली इंफॉर्मेशन याद करके जानी है, आप सभी लोग इस पूरे पॉइंट को यहीं पर ही नोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है पता है? बैंक इसमें भी एक लूप होल ढूंढ लेते हैं कि वो हाउसिंग सेक्टर में ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि हाउसिंग सेक्टर में जो है कॉमर्शियली आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाता है बैंक्स को, जबकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, MSME सेक्टर, उसमें थोड़ा कम स्कोप रहता है। तो वहां पे अभी भी हमने ऐसा देखा कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होने के बाद भी जो मार्जिनल और स्मॉल या मार्जिनलाइज्ड वीकर सेक्शन है, उनको आज भी वो लोन या फिर वो क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं मिल पाती जो एक्चुअली में जिस चीज के लिए इसको बनाया गया था। तो ये है इस चीज में, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक जो है बेसिकली यहाँ पर जो है ये चीज है। बस बेसिकली अब क्या है ना, बैंक ना अब ना उस पे ना अच्छे से काम ना करके, मैं अगर प्रॉब्लमेटिक चीजें बताऊं तो बैंक का भी आजकल टाइम पे ना टारगेट बहुत ज्यादा देखने लग गया है इसके ऊपर कि हमें 40% करना ही करना है,
तो यहाँ पर टारगेट ड्रिवन कर दिया उन्होंने ज्यादा, ठीक है, जो है ना क्वालिटी हो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, ठीक है, क्वांटिटी पे ध्यान ना देके सिर्फ टारगेट कंप्लीट करने में किसी भी तरीके लगे रहते, थोड़ा सा रिस्क इसके ऊपर ज्यादा रहता है, समझे भाई। तो ये भी हमको काफी ज्यादा देखने को मिला है इसके ऊपर, और ये है हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बेसिकली, जो कि आप एक पर्टिकुलर सेक्टर को, यहाँ पे जो मैंने आपको सेक्टर्स की लिस्ट बनवाई है उसको यहाँ पर दिया जाता है। फटाफट मेरे साथ रिवाइज करेंगे इस पूरे टॉपिक को। पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर अंडर लेंडिंग जो है, ये कॉन्सेप्ट आरबीआई लेके आया था। आरबीआई जो है मतलब पहले और कमिटीज ने बताया, इसको प्रॉपर्ली लिखा, हर चीज मैंडेट आरबीआई करता है, इसकी लिस्ट में ऐड करना, डिलीट करना, हर चीज आरबीआई के द्वारा तय की जाती है। और ये पीएसएल जो है यहाँ पर ये इस पूरे की जिम्मेदारी होती है कि जितने भी हमारे बैंक्स हैं वो यहाँ पर क्या प्रोवाइड करें, अपना NANBC का जो भी अमाउंट है वो वहां पे शिफ्ट करे। और ये है हमारे लेंडिंग के इंपॉर्टेंट सेक्टर्स। डायरेक्ट लर्न करना है, मैंने बता दिया कि भाई डिटेल में करना हो तो आप और भी कर सकते हो इसमें से लर्न। उसके अलावा आपको टारगेट याद करने हैं, डेफिनेटली याद करने हैं, कोई अदर ऑप्शन नहीं है, राइट। सो ये थी हमारी पीएसएल के टारगेट्स कि कैसे लर्न करने हैं उसके ऊपर। बाकी हम और टॉपिक्स को हमारी और वीडियोस में कवर करेंगे, डिटेल में समझेंगे और चीजों को। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।